तो वेलकम टू सेशन 3 ऑफ बिगिनर फाइनेंस सीरीज। तो आज है हम लोग का सेशन 3 बिगिनर फाइनेंस सीरीज़ का। अगर तुम लोग पहला 2 सेशन नहीं देखे हो तो ज़रूर से जाके पहले उसको देखो। उसमें हम लोग ने बेसिक में कवर किया था कि फाइनेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, पिलर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है एंड फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। एंड एट द एंड हम लोग ने कवर किया था कि एसेट क्लास क्या होता है। ये सारा चीज़ जानना तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक अच्छा फाउंडेशन अपना फाइनेंस में बनाना चाहते हो तो ज़रूर से वो वीडियो जाके देखना, तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जो पिछले वीडियो में बात किए थे उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेके। मेरे साइड से तुम लोग को समझ नहीं आया था, तो इसीलिए मैं उसको पहले क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज का जो भी डिस्कशन होगा वो स्टार्ट करेंगे। तो देखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है ये तुम लोग को समझना होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ना, कि आसान भाषा में अगर तुम समझो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट रिप्रेजेंट मनी और ओनरशिप। इसका क्या मतलब है भैया? इसका ये मतलब है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब कि देखो, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है, ठीक है। तो ये सपोज करो एक मेरे पास शेयर का सर्टिफिकेट है, ठीक है। पहले तुम लोगों को पता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था, अब डीमैट अकाउंट में हम लोग का शेयर्स आ जाता है। पहले ऐसा फिजिकल सर्टिफिकेट आता था, ठीक है। तो सपोज करो ये शेयर का सर्टिफिकेट है। तो अब क्या है कि ये जो सर्टिफिकेट है इस पे लिखा हुआ है, समझ लो कि हम ये एसबीआई का सर्टिफिकेट है एंड इस पे लिखा हुआ है कि फेस वैल्यू कितना है शेयर का एंड शेयर का तुम कितना में खरीदे हो और कितना नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे पास है, ये इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो शेयर है का सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट, ये जो कागज का टुकड़ा है, ये इसको बोला जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये कागज का टुकड़ा को हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये कागज का टुकड़ा है, इस पे क्या लिखा हुआ है ये हम लोग को बताता है कि ये शेयर का मालिक जो है वो हम है, ठीक है। ये शेयर का मालिक हम है। अगर हम ये कंपनी को जाके देंगे तो, या फिर हम किसी और इन्वेस्टर को जाके देंगे ये शेयर का सर्टिफिकेट, तो जो भी शेयर का उस समय दाम होगा वो हमको दे देगा और ये शेयर्स मेरे से, ये सर्टिफिकेट मेरे से ले लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसका खुद में कुछ वैल्यू नहीं है, इस पे जो लिखा हुआ है उसका वैल्यू है। मतलब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 50 शेयर है तो वो 50 शेयर का वैल्यू है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे ही सपोज करो कि ये बॉन्ड का पेपर है, ठीक है। ये बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास। बॉन्ड तुम लोग समझो कि लोन, सिंपल लोन जो कंपनी इशू किया है लोन और हम उसको बाई किए, मतलब कि हम उसमें पैसा लगाए, हम कंपनी को पैसा दिए। तो तुमको पता है, जैसे हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे कि हम लोग को बॉन्ड में गारंटीड रिटर्न होता है, इक्विटी में हम लोग गारंटीड रिटर्न नहीं होता है। उस पर हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। तो इस पर हमको सपोज करो 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस पर हमको लिखा हुआ है कि हमको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल बाद हमको वापस अपना 10 लाख रुपए मिल जाएगा, जो कि हम लोग पिछले सेशन में भी डिस्कस किए थे। सेम एग्जांपल, तो सेम एग्जांपल है कि हम 10 लाख रुपया कंपनी को दिए हैं, हमको 1 लाख रुपया 5 साल में मिलेगा एंड लास्ट साल हमको 10 लाख प्लस 1 लाख मिलेगा ब्याज का, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो हुआ ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट है मेरे पास बॉन्ड का, जिसके कारण मेरे पास ये, हम मांग कर सकते हैं कंपनी से कि देखो मेरे पास सर्टिफिकेट है, तुमको हमको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि हम तुमको पैसा दिए थे, तो तुम हमको वादा किया था। ये एक प्रॉमिस है, कंपनी प्रॉमिस किया है। ये सर्टिफिकेट ये बताता है हम लोग को कि क्या, कौन इसको ओन करता है, मतलब किसको पैसा मिलेगा, ठीक है। वो बॉन्ड का जो पैसा होगा वो किसको मिलेगा। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन दो चीज़ में होता है, एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और दूसरा कि भैया फाइनेंशियल एसेट क्या होता है फिर, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट, भैया फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों में यही डिफरेंस है कि ये सपोज करो फिर से कि शेयर का सर्टिफिकेट है, तो हम एसबीआई का शेयर खरीदें, हम एसबीआई का एक शेयर खरीदें, हमको एसबीआई सर्टिफिकेट दिया। ये बहुत पहले खरीदे, सपोज करो 1990 में खरीदे जब फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था। तो हम ये सर्टिफिकेट खरीदे और एक शेयर हमको मिला, ठीक है। तो हमको वो लोग सर्टिफिकेट दिया कि लीजिए, क्योंकि उस समय डीमैट अकाउंट सब नहीं होता था, तो सर्टिफिकेट दिया कि लीजिए ये आपका सर्टिफिकेट है शेयर का, इसको संभाल के रखिएगा। अगर ये फटा उटा ये कुछ गया तो आपका सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास शेयर था। तो ये हम संभाल के रखें। तो ये सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि एक शेयर है मेरे पास एसबीआई का। तो ये जो सर्टिफिकेट हुआ वो हमने डिस्कस किया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ, ठीक है। अब वो शेयर हम, मेरे पास है एक शेयर, तो हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे कि वो हम लोग जब भी इक्विटी बाई करते हैं, शेयर बाई करते हैं, तो हम लोग को दो तरह से फ़ायदा हो सकता है। पहला कि वो शेयर का दाम बढ़ेगा तो हम लोग को फ़ायदा होगा, ठीक है। हम लोग को शेयर का दाम बढ़ेगा तो फ़ायदा होगा। देन दूसरा,
जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाएगा उसका कुछ पार्ट वो शेयर होल्डर्स को पास ऑन करता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो वो दो तरह से तुमको फ़ायदा हो सकता है, दो तरह से तुमको इनकम हो सकता है अगर तुम कोई शेयर बाई करते हो तो। एक तो शेयर का दाम बढ़ जाए, दूसरा कि तुमको डिविडेंड मिल जाए, तो ये दो है। तो ये जो हमको उससे फ़ायदा हो रहा है, ये जो हमको उससे वैल्यू मिल रहा है कि हमको इनकम मिलने वाला है, हमको फ्यूचर में इनकम मिलने वाला है कि यार फ्यूचर में हो सकता है कंपनी डिविडेंड देगा, फ्यूचर में हो सकता है प्राइस बढ़ जाए शेयर का। ये जो चीज़ हो रहा है ना, जो फ्यूचर में हो रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है शेयर का दाम बढ़ जाए, या फ्यूचर में हो सकता है भैया हमको डिविडेंड मिल जाए, तो ये चीज़ जो मिल रहा है ना, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल एसेट। ये होता है तुम्हारा फाइनेंशियल एसेट। तो तुमको डिफरेंस समझ आ रहा है? जो हम लोग को वैल्यू मिल रहा है शेयर से या बॉन्ड से, जो हम लोग को वैल्यू मिल रहा है, जो हम लोग को पैसा मिलने वाला है, जो हम लोग को फ्यूचर में पैसा मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट क्यों बोला जाता है भैया? क्योंकि हमको पैसा मिलने वाला है। एसेट क्या होता है? एसेट होता है मेरा प्रॉपर्टी, जिससे कि हमको फायदा होता है, हमको पैसे मिलता है, जो हम ओन करते हैं। ऐसा चीज़ जो हम ओन करते हैं वो मेरा एसेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि हमको फ्यूचर में उससे पैसा मिलने वाला है, तो ये एक फाइनेंशियल एसेट हुआ। यही जो बॉन्ड है, बॉन्ड जो होता है उसमें कंपनी हमको पैसा देता है, हम एक बॉन्ड होल्डर है, हम बॉन्ड परचेज करके रखे कंपनी का, या लोन परचेज कर रखे, कंपनी हमको पैसा देगा, कंपनी हमको इंटरेस्ट देगा, हर साल इंटरेस्ट देगा, एंड लास्ट में हमको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करेगा। तो कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए लायबिलिटी है। तो जो बॉन्ड होता है वो इन्वेस्टर के लिए एसेट होता है, लेकिन कंपनी के लिए वो लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी मतलब भैया, हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, हम लोग को समझ नहीं आता। लायबिलिटी मतलब कि जो चीज़ तुमको दूसरे को देना है, मतलब जो चीज़ तुम ओ करते हो, जो तुम्हारा नहीं है। जैसे तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा एसेट है क्योंकि वो तुम ओन करते हो, वो एसेट होता है। लेकिन अगर सपोज कर तुम अपने दोस्त से 10,000 रुपया लिए थे, तुमको उसको वापस करना है, ठीक है, हम तो वापस नहीं करते हैं भैया अपने दोस्त को, वो बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन 10,000 रुपया तुम्हारा दोस्त से लिए थे, वो तुमको वापस करना है, तो वो तुम्हारा लाइबिलिटी हुआ। क्यों? क्योंकि तुमको वापस देना है। तुम किसी से लिए थे, तुम वापस दिए। तुम बाइक लिए किसी से, वो हमको वापस करना है भैया, वो मेरा लाइबिलिटी है। वो हम किसी और से लिए थे, वो लाइबिलिटी होता है। तो कंपनी मेरे से पैसा लिया है ना, तो कंपनी का वो लाइबिलिटी है कि कंपनी हमसे पैसा लिया है, तो कंपनी हमको फ्यूचर में मेरा पैसा वापस करेगा और ब्याज भी देगा, तो वो कंपनी का लाइबिलिटी है। इसलिए कंपनी के लिए वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हुआ, एंड मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट हुआ, क्योंकि हमको उससे फ़ायदा हो रहा है, उससे हमको इनकम जनरेट हो रहा है, हमको उससे पैसा मिलेगा, तो इसी वाले मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट हुआ। तो तुमको समझ आया? जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो ये पेपर था, उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, चाहे शेयर का हो, बॉन्ड का हो, चाहे डेरिवेटिव हो, कुछ भी डेरिवेटिव हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, चाहे वो हो। और इससे जो वैल्यू मिलने वाला है हमको, इससे जो पैसा मिलने वाला है, चाहे शेयर का दाम बढ़ गया या डिविडेंड मिला, वो जो मिलने वाला है वो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट हुआ। ठीक है, तो ये होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल एसेट। होप तुमको क्लियर हुआ होगा। अगर तुमको क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करके मेरे को बताना, मैं इस पर और इलेबोरेट डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ही है। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है वो मेजरली दो तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन सा भैया? एक तो इक्विटी, ठीक है, जो हम लोग अभी बात की है, इक्विटी, एंड दूसरा डेट। डेट मतलब बॉन्ड या लोन। ठीक है, बॉन्ड या लोन। अब देखो, बॉन्ड या लोन जो है ना, ये हम लोग आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये आज का डिस्कशन हम लोग का नहीं है। आज का डिस्कशन है हम लोग का इक्विटी के ऊपर। हम लोग इक्विटी पे आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है इक्विटी में, शेयर क्या होता है, एकदम बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत एक्साइटिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर बने रहना। ठीक है, अब देखो, इक्विटी होता है, एक डेट होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इतना समझो। तो हम लोग इक्विटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब समझो कि कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी होता है पैसा उठाने का। कंपनी को पैसा उठाना है तो कंपनी दो तरह से पैसा उठा सकता है सेम, एक तो शेयर इशू करके, एक तो बॉन्ड इशू करके। तो कंपनी को जब पैसा उठाना रहता है तो कंपनी दो तरह से पैसा उठा सकता है, एक तो वो या तो शेयर इशू करेगा या तो वो बॉन्ड इशू करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी चाहता है शेयर्स इशू करके पैसा उठाना। शेयर क्या होता है भैया? आप बोल रहे कि शेयर इशू करेगा, तो शेयर होता क्या है? शेयर का मतलब क्या होता है? आप तो कब से बोले जा रहे हैं शेयर इशू करेगा, शेयर इशू। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब ये होता है कि तुमको, अगर तुम शेयर खरीदते हो, ठीक है, तो तुम कंपनी जो है उसका कुछ पार्ट का, ठीक है,
उसका पार्ट का ओनर बन जाते हो। 0.00 कुछ भी पार्ट होगा, जितना भी शेयर्स है उसमें से तुम जितना भी शेयर खरीदोगे उतना पार्ट का तुम ओनर बन जाओगे। तो शेयर जो होता है वो होता है ओनरशिप दिखाता है। मतलब कि अगर तुम शेयर होल्डर हो कोई कंपनी का, चाहे वो रिलायंस है, चाहे वो अडानी है, चाहे वो कोई और कंपनी है, टाटा पावर है, कोई भी कंपनी है, उसका अगर तुम शेयर्स होल्ड करते हो, चाहे तुम 10 शेयर होल्ड करो, चाहे तुम 100 शेयर होल्ड करो, कितना भी शेयर होल्ड करो, तुम एक शेयर होल्डर हो एंड तुम एक ओनर हो कंपनी का। तुम एक छोटा सा पार्ट का ओनर हो कंपनी का, ठीक है। तुम ओन करते हो उस कंपनी को, छोटा सा पार्ट को तुम ओन करते हो कंपनी का। तो शेयर वही होता है कि कंपनी को जब पैसा रेस करना होता है ना, जैसे समझ लो ये पूरा कंपनी है। अब जब कंपनी को पैसा रेस करना होता है तो कंपनी कैसे रेस करेगा? तो कंपनी या तो शेयर से रेस करेगा, तो डेट से रेस करेगा। तो शेयर से जब रेस करेगा कंपनी, तो कंपनी अपना वैल्यू को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देता है, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देता है कंपनी का वैल्यू को। और एक पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है शेयर, इसको बोला जाता है एक शेयर। ये है एक शेयर, ठीक है। एक पार्ट को बोला जाता है शेयर, एक शेयर। तो ऐसे ऐसे करके कंपनी ने पूरा वैल्यू को डिवाइड कर दिया ताकि बहुत लोग उनमें इन्वेस्ट कर पाए। अब देखो ऑब्वियस सा बात है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर, जो नॉर्मल पीपल है, जो पब्लिक है, वो खरीद पाए शेयर्स को। अब देखो, अगर सपोज करो कि कंपनी 1000 करोड़ का है, 2000 करोड़ का है, तो वो पूरा बेचना है तो वो अलग से बेचेगा ना, वैसे नहीं बेचेगा। लेकिन अगर उसको पैसा उठाना, उसको कंपनी नहीं बिक रहा है यहाँ पे, ये समझो कि ये कंपनी नहीं बेच रहा है। देखो, पूरा जो स्टेक होता है ना, जो इक्विटी होता है, इक्विटी स्टेक होता है, पूरा जो शेयर होता है वो 100% होता है कोई भी कंपनी में, ठीक है। तो उसका वो लोग 10%, 20%, 30%, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, उतना शेयर वो लोग इशू करता है पब्लिक के लिए कि उतना पब्लिक के पास रहेगा। और बाकी का बचा हुआ भैया, बाकी का जो 90, 80 या 70 बचा, वो कौन लेता है? वो तुम्हारा रहता है प्रोमोटर्स के पास। प्रोमोटर मतलब भैया, प्रोमोटर होता है जो कंपनी स्टार्ट किया, ठीक है, कंपनी का मालिक, कंपनी जो स्टार्ट किया है। तुम लोग समझो कि कंपनी जो स्टार्ट किया है वो होता है प्रोमोटर, तो उसके पास रहेगा। या फिर और किसके पास रह सकता है? एफआईआई के पास रहेगा या डीआईआई के पास रहेगा। एफआईआई डीआईआई क्या होता है? एफआईआई मतलब कि कोई इन्वेस्टर है जो फॉरेन का है, यूएस का इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट किया, इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसको एफआईआई बोलते हैं। डीआईआई भैया, डीआईआई मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब कि जो इंडिया ही का इन्वेस्टर है वही इन्वेस्ट किया, ठीक है। लेकिन बड़ा पार्टी, हम लोग जैसा रिटेलर नहीं, हम लोग जो छोटा लोग हैं, जिनके पास कैपिटल कम है, जो हम लोग छोटा लोग हैं, जो लोग ट्रेड करते हैं या जो शेयर्स बाय करते हैं, हम लोग रिटेल कैटेगरी में आते हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हो गया, ठीक है, वैसा लोग जो होता है वो इंस्टीट्यूशंस होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, ठीक है, वो आ गया। तो जो इंडिया का है वो डीआईआई हो गया, जो फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है वो एफआईआई हो गया। तो वो लोग होल्ड करते हैं, कुछ गवर्नमेंट होल्ड करता है। तो ऐसे कर करके सब अपना अपना पार्ट ओन करते हैं। डिपेंड मेजरली क्या होता है, प्रोमोटर्स के पास ही ज़्यादा रहता है, लेकिन डिपेंड करता है कंपनी पे। तो वो लोग क्या करता है, वो लोग चाहता है कि हमको पैसा उठाना है, तो वो लोग क्या करता है, हम शेयर्स इशू करके पैसा उठाएंगे। तो वो लोग 10% अपना कंपनी का, 15% अपना कंपनी का वैल्यू का शेयर्स इशू करता है मार्केट में, बोलता है कि देखो देखो हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो जिसको आके खरीदना है खरीद सकता है। तुम अगर शेयर खरीदोगे तो मेरा मालिक, कंपनी का मालिक बन जाओगे, जितना शेयर तुम खरीदोगे, ठीक है। इतना शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं, इतना रुपया पे इन्वेस्ट इशू कर रहे हैं, अगर तुमको खरीदना है तो खरीद सकते हो। ऐसे करके होता है। अब ये शेयर्स भैया इशू कैसे होता है, उसके बाद इस पर कैसे होता है, सारा प्रोसेस क्या होता है इसका, कि वो लोग शेयर इशू कैसे करता है, फिर तुम्हारा वो लिस्टिंग कैसे होता है, ये सारा चीज़ हम लोग आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब समझो कि शेयर क्या होता है, तुम लोगों को समझ आएगा, कंपनी का एक पार्ट होता है। अब नेक्स्ट है कि कितने तरह का शेयर होता है। भैया कितने तरह का शेयर होता है? तो देखो, शेयर दो तरह का होता है। एक इक्विटी शेयर, मेजरली जो ब्रॉड कैटेगरी है उसमें दो तरह का शेयर्स होता है, एक इक्विटी, एक प्रेफरेंस। अब इसको ध्यान से समझना, इक्विटी शेयर में और प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर है भैया। देखो, इक्विटी शेयर हम लोग पहले डिस्कस जो किए हैं वही होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर मालिक होता है कंपनी का, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, कि इक्विटी शेयर होल्डर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, मतलब कि इसके पास वोटिंग राइट रहता है। वोटिंग राइट, इसका क्या मतलब है? वोटिंग राइट मतलब कि ये है कि कभी भी कुछ भी होगा कंपनी पे, कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन लेना होगा, सपोज करो कोई सीईओ को फायर करना है फॉर एग्जांपल, या सीईओ फायर छोड़ो वो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, कोई कंपनी को मर्ज करना, मतलब कोई कंपनी को खरीद लेना,
ठीक है, रिलायंस सोच रहा है कि कोई छोटा कंपनी है, चिंटू कंपनी है, उसको खरीद ले, ठीक है, तो वो सोच रहा है, तो वो खरीदने का क्या डिस्कशन होगा कि वो लोग सारा कुछ देखे है कि कंपनी में क्या अच्छा क्या फ़ायदा होगा, ये होगा वो होगा, उसके बाद वो लोग सोचे कि खरीदना है कि नहीं, तो सबका वोटिंग होगा कि हाँ खरीदना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स लोग क्या बोलते हैं, वोटिंग होगा। तो वो जो वोटिंग होगा कि वो लोग अपना दान करेगा, जैसे हम लोग गवर्नमेंट चुनने समय कैसे वोट करते हैं कि ये गवर्नमेंट हमको चाहिए, और फिर जो मेजोरिटी होता है वो गवर्नमेंट बनता है, तो वैसे ही वो लोग वोट करेगा। तो ये जो वोटिंग का होता है वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर के पास। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उसके पास वोटिंग राइट नहीं होता, जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसके पास वोटिंग राइट नहीं होता, इसके पास नो वोटिंग राइट। क्यों भैया, ये भेदभाव क्यों? अभी तुमको पता चलेगा कि ये भेदभाव क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यों खरीदेंगे, क्यों हम प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेंगे, हम तो इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे, खाली प्रेफरेंस शेयर्स नहीं खरीदेंगे। यहीं पे तो डिफरेंस आता है ना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होता है ना, वो लोग को गारंटीड रिटर्न होता है। क्या? गारंटीड रिटर्न, हाँ, वो लोग को ना गारंटीड रिटर्न मिलता है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है ना, वो लोग को गारंटीड रिटर्न मिलता है। मतलब कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में जैसे डिस्कस किए थे कि इक्विटी शेयर होल्डर को गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता है। हम लोग जाके शेयर खरीदेंगे, उसके बाद मार्केट्स पे डिपेंड करेगा, डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करेगा कि वो शेयर का दाम कहाँ जाता है। वो शेयर का दाम ऊपर भी जा सकता है, वो शेयर का दाम नीचे भी जा सकता है। इट डिपेंड्स और मार्केट पे डिपेंड करता है कि शेयर का दाम कहाँ जाएगा। हम लोग खरीदे, दाम बढ़ गया, अलग बात है, हम लोग खरीदे, दाम गिर गया, अलग बात है, वो डिपेंड करता है मार्केट पे। तो उसमें कुछ कंफर्म नहीं होता, कंफर्म नहीं होता कि इतना पैसा हमको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है उसमें, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर में गारंटी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 15% तुमको मिलेगा, जितना तुम पैसा लगाए वो हर साल तुमको 15% मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ होता है प्रेफरेंस में। तो अब तुमको समझ आया कि इसमें वोटिंग राइट क्यों नहीं होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर में ज़्यादा रिस्क होता है। तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि किसमें ज़्यादा रिस्क है, इक्विटी इज मोर रिस्की। और जो प्रेफरेंशियल है वो तुम लोग को दिख रहा होगा कि लेस रिस्की है। प्रेफरेंशियल जो है वो लेस रिस्की है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट दिया जाता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है, लेकिन उन लोग को गारंटी रिटर्न होता है कि 15% तुमको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है 1-2 साल नहीं मिले, लेकिन उसमें भी देखो टाइप्स होता है, ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, उसमें भी थोड़ा थोड़ा टाइप्स होता है। उतना टाइप्स में अभी हम लोग इतना बेसिक में नहीं जाएंगे। तुम लोग ब्रॉडर लेवल पे समझो कि इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भैया वोटिंग राइट्स मिलता है, उसमें कोई भी रिटर्न गारंटी नहीं होता है। उसका रिटर्न डिपेंड करता है, कंपनी प्रॉफिटेबल हुआ, कंपनी को मन किया डिविडेंड बांटने का तो बांट सकता है, कंपनी पे डिपेंड करता है कि डिविडेंड बांटेगा कि नहीं बांटेगा। अगर कंपनी नहीं चाहेगा तो नहीं बांटेगा, ठीक है। दूसरा कि वो लोग को वोटिंग राइट्स मिलता है, जो डिस्कस किया वोटिंग राइट्स, एंड तुम्हारा वो लोग का गारंटीड नहीं होता है रिटर्न, ठीक है। वो लोग कोई रिटर्न गारंटी नहीं होता है, डिपेंड करता है तुम्हारा कि कंपनी डिविडेंड देगा कि नहीं देगा, और शेयर प्राइस ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मार्केट पे डिपेंड करता है। और इसीलिए क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। और यही प्रेफरेंशियल शेयर में उसमें वोटिंग राइट नहीं मिलता है भैया, लेकिन उसमें गारंटीड रिटर्न होता है, उसमें आपको रिटर्न मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, एंड उसमें लेकिन वोटिंग राइट नहीं होता, नहीं कि उसमें गारंटी ऑफ रिटर्न होता है, इसीलिए उसमें रिस्क कम होता है। तो हम लोग, याद होगा अगर तुम लोग को, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि जब कंपनी बंद होने वाला रहता है, कोई भी कंपनी है वो जब बंद होने वाला रहता है तो लाइन लगता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लाइन लगता है। तो अब लाइन जब लगता है तो सबसे पहले पैसा तुमको बताए थे कि क्रेडिटर लोग को या डेट ये लोग को मिलता है, सॉरी, कलर चेंज ही कर लेता। देखो ये तुम लोग बताए थे कि क्रेडिटर लोग को पैसा मिलता है। क्रेडिटर कौन? जिससे हम लोग ब्याज में पैसा माल खरीदे थे, वो लोग क्रेडिटर लोग को पैसा मिलता है। लोन जिससे लिए थे, लोन वाला लोग को उसके बाद पैसा मिलता है। उसके बाद अब आता है, सपोज करो कि सारा लोग को पैसा मिल गया, जितना लोग को पैसा देना था, एक शेयर होल्डर्स को छोड़ के सबको पैसा मिल गया, लोन वाला को मिल गया, क्रेडिटर को मिल गया, और भी जितना लोग होता है सबको पैसा मिल गया, ठीक है। उसके बाद अब बारी आता है कि भैया इक्विटी शेयर होल्डर को पहले मिलेगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलेगा। अगर तुम्हारे मन में ये डाउट आ रहा है कि भैया जब कंपनी बंद होने का कगार पे होगा तो किसको पहले पैसा मिलेगा, अगर हमको एसेट वेसेट बेच के, मेरा जो भी प्रॉपर्टी था वो सारा बेच के मेरा पैसा बच रहा है, तो किसको पहले मिलेगा, क्या इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा या प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को मिलेगा? तो एक सेकंड के लिए शांति सोचो और इस वर्ड पे फोकस करो,
ठीक है, मोर रिस्की एंड लेस रिस्की। इस वर्ड पे तुम फोकस करो, तुमको समझ आया कि किसको पैसा मिलेगा पहले। ठीक है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पहले पैसा मिलता है लिक्विडेशन के समय। लिक्विडेशन मतलब कंपनी अब बंद हो रहा है, कंपनी का सारा एसेट बेच के जो भी कंपनी का लायबिलिटी है, जो भी कंपनी को पैसा चुकाना है, वो पैसा चुका रहे हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। तो कंपनी बंद हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए वैसा जब होता है तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को पहले पैसा मिलता है, और लास्ट में जब कुछ भी बचता है लोन वाला को देके, क्रेडिटर वाला को देके, प्रेफरेंशियल शेयर को देके, तब इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा रिस्की होता है एज कंपेयर टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंशियल। इतना चीज़ तुमको समझ आया। होप अगर तुमको समझ आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ भैया समझ आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं कि वो लोग पैसा रेस कैसे करता है। ठीक है, पैसा रेस कैसे करता है भैया, आप बोले कि ठीक है शेयर इशू करके करता है। ठीक है, शेयर इशू करेगा, तो वो लोग रेस कैसे करेगा, रेस कैसे करेगा। अब देखो, जो कंपनी है, सपोज करो एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसको पैसा रेस करना है। ठीक है, वो उसको चाहिए कि हमको पैसा रेस करना है और हमको इक्विटी से रेस करना है, हमको प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू नहीं करना है, हमको इक्विटी शेयर्स इशू करना है। ठीक है, और हमको पैसा रेस करना है, हमको डेट भी नहीं चाहिए कंपनी में, तो हमको डेट से इशू नहीं करना है, हमको इक्विटी शेयर होल्डर से इशू करना है। तो वो लोग सोचा कि 100 करोड़ हमको पैसा चाहिए। ठीक है, 100 करोड़ हमको पैसा इशू करना है, पब्लिक से उठाना है हमको पैसा। पब्लिक से ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया, क्योंकि देखो तुमको पता है कि सिर्फ पब्लिक ही एक इन्वेस्टर नहीं होता, मतलब हम लोग जैसा रिटेल इन्वेस्टर हम ही लोग खाली नहीं होते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी होता है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स लोग भी होता है, वेंचर कैपिटल, पीवीसी फर्म्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, वो सारा लोग भी होता है। मतलब और भी प्लेयर्स होते हैं मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के अलावा, जो कि कंपनी को पैसा दे सकते हैं। कंपनी को पब्लिक से उठाने का जरूरत नहीं है, लेकिन सपोज करो कि कंपनी चाहता है पब्लिक से पैसा उठाना, तो कंपनी चाह रहा है 100 करोड़ रेस करना। ठीक है, कंपनी का एम है कि हमको 100 करोड़ रेस करना है। अब कंपनी ये कैसे रेस करेगा, तो कंपनी ये कैसे रेस करेगा कि कंपनी सबसे पहले जाएगा एक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक ये क्या होता है, कंपनी जाएगा एक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आईबी, इन्वेस्टमेंट बैंक। जो तुम लोग, बहुत लोग का ये एम होगा कि भैया हमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है, हमको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, कैसे हम उस पर करियर बनाएं, बहुत लोग पूछता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर लोग करता क्या है, तो देखो, अगर तुम कोई भी कंपनी को कभी शेयर इशू करना है, या कोई भी कंपनी को साथ में मिल के मर्ज करना है, या फिर कोई भी कंपनी को दूसरा को एक्वायर करना है, एक्वायर करना है मतलब कि रिलायंस को चिंटू लिमिटेड को एक्वायर करना था ना, तो उसको उसको एक्वायर करना मतलब उसको खरीदना है। ऐसा जब भी होता है तो उसमें तुमको काम आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। ये कंपनी खुद से नहीं कर सकता है। ठीक है, कंपनी का ऐसा नहीं मन होता, कंपनी गया अपना आराम से और कंपनी बोला कि हम तुमको खरीदना चाहते हैं 50 करोड़ में, लो 50 करोड़ का चेक, चलो अब तुम मेरा पार्ट हो गया। वैसा नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होता है, बहुत कुछ बातचीत होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो वैसे ही जब कंपनी को पैसा उठाना होता है, चाहे वो डेट से पैसा उठाना हो, चाहे वो इक्विटी से पैसा उठाना हो, नो मैटर वॉट, किससे पैसा उठाना हो, जब भी उसको पैसा उठाना होता है तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाता है एंड उसको बोलता है कि देखो हमको इतना करोड़ उठाना है पब्लिक से, तुम मेरा मदद करो। तो इन्वेस्टमेंट बैंक बोलता है ठीक है हम आपका मदद करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट बैंक वो सारा चीज़ करता है जो कि ज़रूरत है कंपनी को पैसा उठाने का। ठीक, जो कि हेल्प करेगा कंपनी को पैसा उठाने में। तो वो सारा फॉर्मेलिटी जो होता है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, सारा कुछ जो होता है, वो सारा चीज़ वो लोग करता है। एंड और भी उसमें प्रोसेसेस होता है, बहुत टाइम लगता है कि ड्यू डिलिजेंस होता है। सेबी जो, जैसे हम लोग पिछले बार डिस्कस किए रेगुलेटर का सेबी। अब देखो कोई भी आईपीओ इशू नहीं कर सकता है ना, कोई भी कंपनी है आ गया बोला कि हम शेयर इशू करने वाले हैं। सपोज करो कोई कंपनी है, वो आया बोला कि हमको 100 करोड़ शेयर इशू करना है, मेरा रिवेन्यू इतना करोड़ है। अब मेरा रिवेन्यू नहीं है अभी, लेकिन फ्यूचर में मेरा रिवेन्यू होगा, तो उसी बेसिस पे हमको पैसा चाहिए, ऐसे वैसे करके और आईपीओ इशू कर दिया और पब्लिक खरीद लिया और वो लेके भाग गया पैसा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए सेबी जो है, जो रेगुलेटर है, जो सेबी है, जो फाइनेंशियल मार्केट का रेगुलेटर है, उसके पास डॉक्यूमेंट जाता है, वो सारा कुछ ड्यू डिलिजेंस करता है कंपनी का। वो देखता है कि कंपनी ठीक है या नहीं, कंपनी चोर तो नहीं है, कहीं कंपनी पैसा तो नहीं मार लिया, कंपनी सब कुछ सच दिखा रहा है कि नहीं, कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कंपनी का सारा फाइनेंशियल सही है या नहीं। ये सारा अच्छा खासा ड्यू डिलिजेंस वो करता है। वो जब
अप्रूव करेगा, जब जाके सेबी अप्रूवल देगा, तब जाके कंपनी जो है वो पैसा उठा सकता है पब्लिक से, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ये सारा चीज़ में हेल्प करता है। तो अब सपोज करो सेबी का अप्रूवल हो गया, अब हुआ कि इन्वेस्टमेंट बैंक उठा सकता है पैसा, ठीक है। तो अब इन्वेस्टमेंट बैंक उठा सकता है पैसा, ये हुआ। तो अब कैसे पैसा उठाएगा? अब देखो, तो इसमें क्या होता है ना कि दो तरह का मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तुम लोग 11-12 में हो सकता है ये पढ़े भी होगे, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, जो साइंस के होंगे वो नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, तुमको समझ आएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो मेरे को कमेंट बता देना कि भाई ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया। तो दो तरह का मार्केट होता है, ठीक है, एक प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। इक्विटी मार्केट में ही, जो कैपिटल मार्केट बोलते हैं, कैपिटल मार्केट में तुम्हारा स्टॉक मार्केट भी आ गया, बॉन्ड मार्केट में, सबको मतलब कैपिटल मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे कैपिटल फ्लो करता है। तो कैपिटल मार्केट का दो पार्ट होता है, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट, उसी का पार्ट है। तो जब भी कोई कंपनी को फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करना होता है ना, तो वो प्राइमरी मार्केट में करता है। फर्स्ट टाइम जब शेयर्स इशू करना होता है, या जब कंपनी शेयर इशू करता है, चाहे फर्स्ट टाइम हो चाहे सेकंड टाइम हो, तो वो प्राइमरी मार्केट में करता है। और जो फर्स्ट टाइम वो शेयर्स इशू करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। वो उसका टर्मिनोलॉजी क्या है, जब फर्स्ट टाइम वो शेयर इशू करता है तो उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या इनिशियल पब्लिक ऑफर उसको बोला जाता है। तो इस टाइम क्या होता है कि पहली बार कंपनी अपना शेयर्स लेके आ रहा है मार्केट में। तुम लोग बहुत सुनते होंगे कि ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, वो कंपनी का आईपीओ आ रहा है। मतलब क्या है कि मतलब कंपनी फर्स्ट टाइम, अपना लाइफ में फर्स्ट टाइम कंपनी पब्लिक से पैसा उठा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि कंपनी जब आईपीओ इशू करता है, मतलब जब कंपनी पब्लिक से पैसा उठाता है ना, नॉर्मल पब्लिक से, तो उसके बाद उसके बाद जो कंपनी होता है वो प्राइवेट कंपनी से बदल के पब्लिक कंपनी हो जाता है। क्यों भैया? देखो, जब नॉर्मल पब्लिक शेयर नहीं ओन कर रहा होता है कंपनी का, तो उसको प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, प्राइवेटली ओन किया जाता है, वो प्राइवेटली चलाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब नॉर्मल पब्लिक ओन कर रहा है उसका शेयर्स, तो उसको बुलाता है पब्लिक कंपनी, क्योंकि नॉर्मल कंपनी ओन कर रहा है तो वो पब्लिक कंपनी हो गया। अब वो एनुअल रिपोर्ट्स निकालेगा, अब वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स निकालेगा, तो ये सारी चीज़ पे लाइबिलिटी हो जाता है, उसका ऑब्लिगेशन होता है कि तुमको निकालना ही निकालना है, तुमको अपना शेयर होल्डर्स को सारा इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। तो वो प्राइवेट कंपनी से बदल के चला जाता है पब्लिक कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी से बन जाता है पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में वो पहली बार जब शेयर इशू किया, तो प्राइमरी मार्केट में क्या, जब शेयर इशू किया तो वो होता है आईपीओ। अब उसके बाद कुछ समय का बैंड खुलता है आईपीओ का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक आने वाला है एस अल्फा कैपिटल, ऐसा कुछ नाम है एक आईपीओ का, मेरे को याद है अभी 26 तारीख से ही उसका स्टार्ट है, तो 26 से 30 तक उसका शायद रहेगा तुम्हारा आईपीओ का डेट, जिसमें तुम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो एक पीरियड रहता है जिसमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो। उसके बाद होता है कि शेयर तुमको मिला या नहीं मिला। कभी कभी क्या होता है कि सपोज करो कि वो लोग 10 करोड़ शेयर इशू किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या सपोज करो 1 करोड़ शेयर इशू किया, 1 करोड़ शेयर वो लोग इशू किया, हर शेयर का 100 रुपया दाम है, ठीक है। अब 1 करोड़ शेयर्स है, लेकिन 3 करोड़ लोग उस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसको खरीदने के लिए 3 करोड़ लोग अप्लाई कर दिया, तो अब सबको तो शेयर मिलेगा नहीं, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि 1 करोड़ शेयर ही है, 3 करोड़ लोग अप्लाई कर दिया, तो फिर उसमें कैसे बटेगा? तो वो लोग बांटता है, वो अलग मेथड्स होता है, उसमें हम लोग बाद में जाएंगे। तो अलॉटमेंट किया जाता है शेयर्स का, कि इसको शेयर मिला, उसको शेयर मिला, इसको शेयर मिला, ऐसे करके अलॉटमेंट हुआ। तो उसके बाद तुम्हारा शेयर सबको अलॉट हो गया। उसके बाद जो होता है आईपीओ आने के बाद, शेयर अलॉट होने के बाद कुछ टाइम बाद शेयर्स जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट मतलब एनएससी, बीएससी, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे शेयर्स का खरीदी बेची होता है। तो जब हम लोग प्राइमरी मार्केट में जब आईपीओ आता है, जब शेयर्स पहली बार इशू होता है, तो हम लोग कंपनी से शेयर खरीद रहे होते हैं, ठीक है। जो कंपनी होता है वो हम लोग को शेयर बेच रहा होता है, हम लोग कंपनी को पैसा देते हैं, कंपनी हम लोग को शेयर देता है, ये हो रहा होता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में तुम शेयर ओन किए हो, ठीक है, 100 करोड़ में 100 रुपये में तुम सपोज करो 10,000 का तुम शेयर खरीदेते, 10,000 का तुम शेयर खरीदेते, तो 10,000 में कितना शेयर आएगा तुम्हारा? 100 रुपये का शेयर का 100 शेयर तुम्हारे पास आया, ठीक है। ये तुम आईपीओ के समय खरीदेते, ठीक है, तुम आईपीओ के समय खरीदेते। अब तुम्हारा जो 10,000 था, वो शेयर का दाम 200 रुपया चल गया,
ठीक है, मतलब तुम्हारा जो कैपिटल था वो 20,000 हो गया, 10,000 से 20,000 हो गया, 2 गुना हो गया। तो तुमको चाहिए कि हमको अब शेयर बेचना है, ठीक है, तो वो शेयर तुम बेच सकते हो आराम से एनएससी या बीएससी में, जब जो तुम्हारा होता है उसमें आराम से बेच सकते हो किसी और इन्वेस्टर को। अब देखो, जब आईपीओ आता है तो कंपनी को हम लोग पैसा देते हैं, कंपनी हम लोग को शेयर इशू करता है। लेकिन जब सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स लिस्ट हो जाता है तो कंपनी का काम हट जाता है। अब कंपनी का कोई काम नहीं, कंपनी को अपना पैसा मिल गया, कंपनी तुमको शेयर इशू कर दिया, तुम कंपनी का मालिक बन गया, अब कंपनी अपना साइड हो गया। तुमको अगर खरीदना है शेयर या कंपनी का शेयर खरीदना है, कंपनी का शेयर बेचना है, तो तुम सेकेंडरी मार्केट में खरीदे बेचोगे और वो तुम किसी और इन्वेस्टर से खरीदे बेचोगे। अब देखो कौन इन्वेस्टर तुम्हारा शेयर खरीद रहा है, कौन इन्वेस्टर से तुम खरीद रहे हो, वो हम लोग को पता नहीं चलता है। वो एनएससी बीएससी को पता रहता है, वो लोग को पता रहता है, वो पीछे पता रहता है, हम लोग को पता नहीं चलता है। तो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर से इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर शेयर खरीदी बेची होता है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर शेयर खरीदी बेची होता है, और प्राइमरी मार्केट में कंपनी हम लोग को शेयर देता है। तो ये पूरा होता है कि लिस्ट होता है ऐसे शेयर, उसके बाद नॉर्मल शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, जैसे तुम लोग देखते हो रिलायंस का, अडानी पावर का, ये सारी चीज़ का ऐसे ट्रेडिंग होता है। वैसे रोज बहुत लोग खरीदता है शेयर, बहुत लोग बेचता है, खरीदता है बेचता है, वो चीज़ होते रहता है। तो ये पूरा होता है एक सिस्टम जिसके थ्रू कंपनी पैसा रेस करता है। अब हम लोग चलते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक पे। ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस की है प्रीवियस वीडियो में, कि जब इक्विटी शेयर तुम लोग बाई करते हो तो तुम लोगों को कुछ फ़ायदा होता है एंड कुछ नुकसान होता है। तो वही रिस्क है एंड रिवॉर्ड है। अब रिवॉर्ड क्या है? तो रिवॉर्ड दो तरह का होता है, हम लोग हमेशा से डिस्कस किए हैं, ठीक है। रिवॉर्ड एक इक्विटी शेयर होल्डर को दो तरह से मिलता है। पहला, शेयर का दाम बढ़ जाए, दूसरा डिविडेंड मिले, डिविडेंड मिले, ठीक है। तो दो तरह से इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा होता है। एक तो कि भैया शेयर का दाम बढ़ जाए, हम जो शेयर खरीदे हैं 100 रुपये में खरीदे हैं, 200 हो गया, उसका दाम 300 हो गया, 400 हो गया, शेयर का दाम बढ़ जाए, हमको फायदा होगा। दूसरा, डिविडेंड हमको मिल जाए, कंपनी प्रॉफिट कमाए, मुनाफा कमाए और उसका कुछ एक पार्ट हमको दे दे, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा फायदा, ये होता है रिवॉर्ड जो एक इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। लेकिन भैया रिस्क क्या होता है? रिस्क तो हम लोग जैसा सुने हैं कि भैया हाई होता है रिस्क, ठीक है। तो रिस्क क्या होता है? रिस्क ये होता है कि तुमको सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा, लास्ट में पेमेंट मिलेगा, लास्ट में पेमेंट मिलेगा, ठीक है। सबसे लास्ट में लाइन लगा के लोग जब खड़ा रहेगा, जब कंपनी बिक रहा होगा, जब कंपनी बर्बाद हो चुका रहेगा, ठीक है, कंपनी जब बैंकरप्सी का कगार पे होगा, खत्म हो गया होगा, तो लास्ट में सारा एसेट बेच के जब सबको चुका के उसके बाद अगर कोई पैसा बचेगा तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यही होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड इक्विटी शेयर का, कि रिस्क होता है कि तुम्हारा पैसा हो सकता है तुमको मिले ही ना, तुम्हारा पैसा पूरा डूब जाए, अगर कंपनी ही बंद हो गया, कंपनी का शेयर प्राइस 0 हो गया, तो तुमको कोई पैसा नहीं मिलने वाला, तुम गए। और तुम्हारा रिवॉर्ड क्या होता है कि शेयर प्राइस अगर बढ़ गया तो इन्फिनाइट तक बढ़ सकता है, तो बढ़ते जाएगा, तो वो तुम्हारा शेयर का तुमको फायदा हो सकता है। या दूसरा, अगर तुमको कुछ डिविडेंड मिल जाए तो तुमको फायदा हो सकता है। तो ये होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ फॉर इक्विटी इन्वेस्टर की। अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स बाई करते हैं कोई कंपनी का, तो ये हम लोग का रिस्क होता है, ये हम लोग का रिवॉर्ड होता है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोग को आज का वीडियो कैसा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग का ऐसा वीडियो आगे भी आता रहेगा। और तुम लोग कोई भी सजेशंस हो किसी भी चीज़ को लेके, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सीधा बता देना। वीडियो पसंद आया तो वो भी बता देना, कोई और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए होगा तो वो भी बता देना, मैं अगला वीडियो उस पर लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।